Good morning. Today is 2nd of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है लोकपाल से रिलेटेड है। लोकपाल एक्ट पास होने के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी है, जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से और यह भी जानेंगे कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है इस मुद्दे पर। नीचे का जो आर्टिकल है, नीति आयोग के एक मेंबर विवेक देबरॉय ने अपनी राय रखी कि जो बड़े किसान यानी अमीर किसान हैं उन पे इनकम टैक्स लगना चाहिए, तो इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में वार के बादल गहरा गए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन अब उभर कर आ रही है नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में और क्या डिफरेंसेस हैं, और बैकग्राउंड के साथ इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो फाली नरीमन जो एक फेमस वकील है उनके द्वारा लिखा गया है। ये के मैथ्यू के बारे में लिखते हैं जो कि एक जज थे। के मैथ्यू ने दो एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स पे अपनी राय रखी थी और एक प्रकार से जो बेंच थी जिन्होंने केशवानंद भारती या फिर राजनारायण केस को वर्डिक्ट दिया था इन दोनों केसेस पे, उसके एक सदस्य थे के मैथ्यू। तो दो जो केसेस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है, सुकमा में हमारे जवानों पर अटैक किया नक्सलियों ने, तो उसके बाद में क्या हमें स्ट्रेटजी पर चेंज करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है एक बुक के बारे में है। एक बुक रिलीज हुई जिसमें 3 डेमोक्रेसीज जैसे कि टर्की, यूक्रेन और ब्राजील, यहाँ पे तीनों डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, तीनों ने किस प्रकार से वहाँ पे प्रोटेस्ट को हैंडल किया 2013 के अंदर में, उस पर ये बुक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बात इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि देखिए इलेक्ट्रोल जो बेनिफिट्स हैं वो जहन में होते हैं सरकार के जब भी वो वायलेंट प्रोटेस्ट को हैंडल करते हैं। तो यही हुआ। ये कहते हैं कि टर्की के शासक जो थे अर्दगन, उनको पता था कि जो कंजर्वेटिव हैं वो उनके साथ में है, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में उनको नुकसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक प्रकार से बहुत निर्ममता से वायलेंट प्रोटेस्ट को हैंडल किया। जबकि यूक्रेन और ब्राजील में जो प्रोटेस्ट को हैंडल किया काफ़ी पीसफुल ढंग से हैंडल किया, इवन नेगोशिएशंस भी हुई। बस यही बात इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल। यहाँ पे जो आर्टिकल है 3 लीडर्स को कंपेयर कर रहा है। सबसे पहले 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है ये लास्ट के आर्टिकल में ही देख लेते हैं। देखिए लास्ट का छोटा आर्टिकल है, 3 लीडर्स, नेहरू इंडिया के अंदर में, मुस्तफा टर्की के अंदर में, और जो ये मकारियोज हैं ये साइप्रस के अंदर में। साइप्रस का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैप में देख लीजिए कहाँ पे है ये साइप्रस। ये मेडिटेरियन सी है, टर्की के नीचे है साइप्रस। ये तीनों जो लीडर्स हैं ये फाउंडिंग फादर्स थे अपने अपने देश के। नेहरू फाउंडिंग फादर थे हमारे इंडिया के, संविधान निर्माण में भी इनका अहम योगदान रहा और आज़ादी में भी इनका अहम योगदान रहा। और टर्की के फाउंडिंग फादर्स थे मुस्तफ़ा, साइप्रस के फाउंडिंग फादर थे मकारियो। लेकिन इन तीनों का अपने अपने देशों में क्रिटिसिज्म होता है। आपने देखा होगा नेहरू का काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है काफ़ी बातों को लेके, कश्मीर पॉलिसी को लेके नेहरू का क्रिटिसिज्म होता है, चाइना की पॉलिसी को लेके नेहरू का क्रिटिसिज्म होता है। ठीक वैसा ही होता है मुस्तफ़ा का टर्की के अंदर में। मुस्तफ़ा का जो मॉडल था वो सेकुलरिज्म मॉडल था। कैसा मॉडल था? देखिए आमतौर पे जो टर्की था उनको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इस्लाम ओरिएंटेड कंट्री माना जाता था, और अभी भी अर्दगन जो है वहाँ पे इस्लाम ओरिएंटेड पॉलिसीज और आइडियोलॉजी उनकी है। लेकिन मुस्तफ़ा जब टर्की आज़ाद हुआ था तो मुस्तफ़ा ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो प्रो वेस्ट अपनाई थी। इन्होंने जो हेड स्कार्फ यानी महिलाएं जो अपने सिर के ऊपर में जो हेड स्कार्फ लगाती हैं उन पे भी बैन लगा दिया था। इन्होंने कहा था कि जो भी आपका धर्म है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप उसको पब्लिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। तो इनका सेकुलरिज्म के मॉडल की कई बार तारीफ होती है, लेकिन टर्की के अंदर में इनके सेकुलरिज्म के मॉडल का काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इनकी जो अप्रोच थी वो प्रो वेस्ट थी और इस्लाम के खिलाफ थी, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म होता है। और साइप्रस के जो फाउंडिंग फादर थे मकारियो, उनका क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि इनको कहा जाता है कि ये पूर्णतः प्रो वेस्ट नहीं थे। समझ गए? मुस्तफ़ा के बारे में कहा जाता कि वो प्रो वेस्ट हो गए थे और इनके बारे में कहा जाता कि वो प्रो वेस्ट नहीं थे पूर्णतः, और थोड़ा थोड़ा इनका रुझान जो था वो कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ ज़्यादा था। तो बस यही है, कुछ खास नहीं है। और अभी भी इनको कुछ अधूरे इश्यूज के बारे में इन तीनों लीडर्स का क्रिटिसिज्म किया जाता है। नेहरू के बारे में कहा जाता कि इन्होंने कश्मीर इशू को अधर में छोड़ दिया, और इनको टर्की के बारे में जो शासक हैं मुस्तफ़ा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुर्दिश इशू को बीच में छोड़ दिया और पूर्णतः इसका समाधान नहीं निकाल सके। और इनके बारे में कहा जाता है कि सॉरी, मकारियों के बारे में कहा जाता है कि नॉर्थर्न साइप्रस और टर्की के बीच में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में समाधान नहीं निकाल सके। ये देखिए ये साइप्रस है ना, तो इनकी काफ़ी इश्यूज हैं, टर्की और नॉर्थ साइप्रस के बीच में बाउंड्रीज को लेके कुछ इश्यूज हैं और कुछ एक प्रकार से एथनिक टाइज भी हैं और काफ़ी इश्यूज हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो समाधान ये नहीं निकाल सके थे इस बारे में, तो इसलिए बस एक यही आर्टिकल है। ऐसे वगैरह में कहीं इसका यूज हो सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं लोकपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल है।
लोकपाल से रिलेटेड आर्टिकल जो है ये बार बार इस बात को डिस्कस करता है कि देखिए आखिरकार लोकपाल एक्ट पास होने के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी है। तो क्यों नहीं हो सकी है उसके लिए देखिए हमें सबसे पहले दो कमेटीज के बारे में जानना होगा, एक है सर्च कमेटी और दूसरा है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी देखिए पांच सदस्यों से मिलकर बनी होती है। एक प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, और पांचवा है वन एमिनेंट जूरिस्ट। और वन एमिनेंट जूरिस्ट की नियुक्ति कौन करेगा? चारों सदस्य मिलके, बाकी बचे हुए जो चार सदस्य हैं मिलके एक एमिनेंट जूरिस्ट की नियुक्ति करेंगे और बाद में 5 सदस्यीय जो ये पैनल है वो लोकपाल को अपॉइंट करेगा। अब देखिए बात ये उठती है कि लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए नाम कौन सुझाव देगा, नामों का सुझाव कौन देगा? तो देखिए नामों का सुझाव देने के लिए अलग से एक सर्च कमेटी है। तो इस सर्च कमेटी में देखिए एक चेयरमैन समेत 7 मेंबर्स हैं। और कौन होंगे ये मेंबर्स? एडमिनिस्ट्रेटर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बैंकर, जुडिशियल ऑफिसर्स, लीगल प्रोफेशनल्स, एमिनेंट पर्सन्स इन पब्लिक लाइफ। तो ये होंगे सर्च कमेटी में। सबसे पहले आपको देखना होगा, देखिए सर्च कमेटी जो है वो नाम सुझाएगी सिलेक्शन कमेटी को, और सिलेक्शन कमेटी जो ये 5 सदस्य हैं वो लोकपाल को अपॉइंट करेंगे। अब बात ये उठती है कि देखिए जो सर्च कमेटी है उनको नाम कौन सुझाएगा? तो यहीं पे पहले विवाद था। इनको नाम सुझाएगी डीओपीटी नाम सुझाएगी सर्च कमेटी को। सर्च कमेटी नाम ढूंढ के देगी सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी फिर फाइनल लोकपाल की नियुक्ति करेगी। तो पहले तो देखिए ये विवाद था। सर्च कमेटी ने कहा कि देखिए अगर हम अपने आप से नाम नहीं ढूंढ सकते, अगर डीओपीटी को ही हमें नाम सुझाने हैं तो फिर हमारा यूज ही क्या? क्यों नहीं डीओपीटी सीधा ही नाम बता दे सिलेक्शन कमेटी को। इसलिए जो सर्च कमेटी थी उसके 2 चीफ की नियुक्ति किए गए थे, एक केटी थॉमस थे, एक फाली नरीमन थे, जिनका आज आर्टिकल भी है। तो देखिए इन दोनों ने एक प्रकार से शामिल होने से मना कर दिया और चेयरमैन बनने से इंकार कर दिया। ये कहते हैं देखिए हमारा काम तो सिर्फ क्लर्क के तौर पे रह जाएगा, हम तो सिर्फ मान लीजिए डीओपीटी 10 नाम देती है इनको, तो 10 में से इनका काम सिर्फ इतना होगा कि 10 में से 4-5 नाम हटा दिए जाएं और बाकी बचे वो 4-5 नाम दे दिए जाएं सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी यानी ये 5 सदस्यीय पैनल को। और बाद में देखिए दिक्कत ये है कि सिलेक्शन कमेटी है उनकी फिर भी मर्जी है, यानी 4-5 नाम अगर सर्च कमेटी ने दिए सिलेक्शन कमेटी को तो उस पर भी मर्जी है कि वो उसमें से कोई नाम ले या ना ले, या फिर अपनी तरफ से अलग से कोई नाम ले आए। तो पहले तो ये विवाद था कि सर्च कमेटी ने इन सब चीजों के कारण में काम नहीं कर पाए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया इस चीज को और कहा कि देखिए जो सर्च कमेटी है वो अपने आप से नाम ढूंढ सकती है, गूगल कर सकती है अपने हिसाब से। तो इस बात पर तो सोल्यूशन निकल गया था। फिर बाद में किस बात पे रोड़ा अटक गया? देखिए बाद में एक और चीज थी, हमने ये देखा कि देखिए एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, लेकिन जब 2014 में इलेक्शंस हुए तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बन ही नहीं पाया। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% किसी अपोजिशन पार्टी का, यानी विरोधी जो पार्टी होती है उसका 10% सीट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए लोकसभा में मेंबर्स की संख्या 545 है तो कम से कम 54 या 55 सीट्स आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, यानी पहले नंबर की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इनकी देखिए 45 सीट्स आई टोटल, तो 54 सीट्स नहीं आई, इसलिए इनका लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाया। 10% सीट्स कम से कम आनी चाहिए लेकिन 10% सीट नहीं आ पाई, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो सीट है वो वैकेंट रह गई, यानी खाली रह गई इस लोकसभा के अंदर में 2014 के बाद से। तो इसीलिए देखिए लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में तो लीडर ऑफ अपोजिशन का होना जरूरी है। तो फिर सरकार ने क्या डिसाइड किया? सरकार ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन तो है नहीं, लेकिन हम एक अमेंडमेंट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा अमेंडमेंट कर देते हैं कि इस अमेंडमेंट में क्या होगा, अगर किसी पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी इस लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो भी क्या होगा, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर, यानी अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक प्रकार से लोकपाल की नियुक्ति में अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रकार का सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है और अभी ये बिल गया हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में। तो इस बात पे क्रिटिसिज्म होता है, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई क्या कर रहे हो आप, तो आप अभी भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हो, आप तो सिर्फ बहाना मार रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए लोकपाल का जो एक्ट है जो आपने पास किया था उसका सेक्शन 4 साफ तौर पर यह कहता है कि मान लीजिए अगर कोई मेंबर एब्सेंट है तो भी लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है, तो अभी भी आप कर सकते हो, आप जानबूझ के डिले कर रहे हो। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में यह आता है कि देखिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सीबीआई है वहां पे भी तो लीडर ऑफ अपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है। वहां पे तो गवर्नमेंट ने झट से अमेंडमेंट कर दी, लेकिन जानबूझ के लोकपाल की एक प्रकार से यहां पे अमेंडमेंट करने में डिले कर रही है गवर्नमेंट जानबूझ के। और एक और जो एक्ट था
एक ये जो सेक्शन था वो ये कहता कि जब लोकपाल पास होएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो अपनी एसेट को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन पिछले साल सरकार ने इसमें भी चेंज कर दिया। सरकार ने कहा कि जब तक कि नई अमेंडमेंट नहीं हो सकती एक्ट में, नहीं हो जाती एक्ट में, तो पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी एसेट डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं थी। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो शर्त है 10% सीट्स का होना आवश्यक है, वो किसी कानून में उसका वर्णन नहीं किया गया है। ये तो एक जीवी मावलंकर एक स्पीकर थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी पार्टी एक प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% सीट्स का होना जरूरी है, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर लास्ट में आर्टिकल ये कहता है कि देखिए, एंटी करप्शन का जो प्लैंक है सरकार का, उसके लिए कोई भी लीगल बार नहीं है, बस एक पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और लोकपाल की नियुक्ति हो सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए, किसानों पे इनकम टैक्स को लेके है, यानी अमीर किसानों पर। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए किसानों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है। मार्जिनल फार्मर्स सबसे पहले आते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग है 0.39 एवरेज, और 67% जो किसान हैं हमारे, उनकी एवरेज होल्डिंग है वो 0.4 हेक्टेयर के आसपास है। और स्मॉल फार्मर्स हैं, और 17% स्मॉल फार्मर्स हैं जिनकी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1.42 हेक्टेयर है। ऐसे जो बड़े फार्मर्स हैं, यानी बड़े किसान जो हैं, जिनके पास में जो भूमि है, यानी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 17.38 के आसपास है, 17.38 हेक्टेयर, और इनकी संख्या है 0.7%। तो देखिए, विवेक देबरॉय जो है नीति आयोग के मेंबर, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि जो बड़े किसान हैं जिनकी लैंड होल्डिंग काफी ज्यादा है, 17 हेक्टेयर के आसपास है, तो उन पे कम से कम इनकम टैक्स लगना चाहिए। फिलहाल स्टेटस है कि एग्रीकल्चर जो प्रोफेशन है इस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, फिलहाल का स्टेटस ये है। जबकि विवेक देबरॉय यानी उनकी तरफ से प्रपोजल है कि जो बड़े किसानों पर एटलीस्ट इनकम टैक्स लगना चाहिए। बड़े किसान देखिए वो होते हैं जिनकी मैकेनाइजेशन यानी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जो इवन जो छोटे एक प्रकार से जो फार्मलेस लेबर्स होते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनके पास में संसाधनों की कमी नहीं होती। तो ऐसे फार्मर्स पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा डेटा है, आप देख लीजिएगा, डेटा को आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे 1 हेक्टेयर तक जो किसानों की संख्या है वो 75% है, 1 से 2 हेक्टेयर के जिनके पास में ज़मीन है उन किसानों की संख्या है 10%, और 10 हेक्टेयर से ऊपर जिनके पास में ज़मीन है उन किसानों की संख्या है 0.24%। तो इस प्रकार का डेटा हम मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये प्रपोजल दिया, जिसे अरुण जेटली ने मना कर दिया और कहा कि अभी सरकार का कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। तो अरविंद सुब्रमण्यम जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी कहा कि देखिए, कुछ बड़े किसानों और छोटे किसानों के बीच में एक प्रकार से डिस्टिंक्शन होना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आती है, तो स्टेट को कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन देखिए, इस तरह के प्रपोजल को इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक इमेज ऐसी है कि जो किसान जो है वो पुअर मैन से रिलेटेड जो है, देखिए आमतौर पे ये बात सही भी है, जो आमतौर पे देखिए जो खेती है वो गरीब आदमी से रिलेटेड ही प्रोफेशन है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो काफ़ी एक प्रकार से प्रॉफिट में रहते हैं, तो उन पे टैक्स लगाने की बात हो रही है। और वोट शेयर से हमारी डेमोक्रेसी है, तो वोटिंग से रिलेटेड ये इशू है, काफ़ी वोट गंवाने पड़ेंगे अगर सरकार इस प्रकार का डिसीजन इंप्लीमेंट करती है, तो इसीलिए काफ़ी मुश्किल होगा इस प्रकार के डिसीजन को इंप्लीमेंट करना। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आमतौर पे जो डिस्ट्रेस झेला जाता है, जो काफ़ी इश्यूज झेले जाते हैं पुअर यानी गरीब और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके द्वारा, वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, वो हमारे पूरे एग्रीकल्चर प्रोफेशन यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के इश्यूज हैं, उनको सोल्व करना चाहिए सरकार को। फिर सोचा जा सकता है कि किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाए अमीर किसानों के ऊपर में। क्यों ये अच्छा आइडिया है? देखिए, अमीर फार्मर्स की संख्या अच्छी खासी है, और अगर उन पे टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स बेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमारे देश में सिर्फ 5.9% लोग टैक्स देते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी कम है। क्योंकि देखिए, काफ़ी कम लोग टैक्स देते हैं तो सरकार उन पे टैक्स बढ़ाती जाती है, क्योंकि सरकार को तो अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। काफ़ी कम लोग टैक्स देंगे। आप सोच के देखिए, मान लीजिए एक तो 6 लोग हैं, वो 1-1 रुपये टैक्स दे रहे हैं। अब मान लीजिए 12 लोग टैक्स देंगे तो वो 0.55 रुपये देंगे, ठनी टैक्स देंगे। तो जितना ज़्यादा टैक्स बेस होगा उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, और जितना कम टैक्स बेस होगा उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए भी टैक्स लगाने से फ़ायदा होगा। और वही सेम बात की डिस्टिंक्शंस पैदा करने की आवश्यकता है रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में। कंसर्न्स क्या हैं? कंसर्न्स ये हैं कि देखिए, ऐसा ना हो जाए कि एग्रीकल्चर के सेक्टर के अमीर किसानों से पैसा लेके दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो कम से कम पहले तो सरकार को ये देखना होगा कि जो गरीब किसान हैं उनका ध्यान रखा जाए,
और क्योंकि देखिए जो एक ट्रांजिशन है एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। 2001 से 2011 की बात करें तो सेंसस में हमें सामने आया कि देखिए होना तो ये चाहिए था कि एग्रीकल्चर जो लेबर है वहां पे एक प्रकार से कम होनी चाहिए थी एग्रीकल्चर लेबर, और सर्विस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए थी। लेकिन फार्म जो लेबर है वहां पे भी 28.9 बिलियंस का इजाफा हो गया। तो अपने आप में ये चिंतनीय बात है। तो काफ़ी दिक्कत को सामना करना पड़ता है। एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती एडवांस सेक्टर्स में, इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड देखिए ये है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा, जो छोटे और मंझले किसान हैं उनका ध्यान रखना होगा। और एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में जो काफ़ी तरह की दिक्कतें हैं, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा कि किसान जो है 2 रुपये का आलू बेच रहे हैं मंडी में, लेकिन वही आलू मिलता है कस्टमर्स को 18 रुपये का, 19 रुपये का, जो कि काफ़ी एक प्रकार से दुखद बात है। क्योंकि देखिए किसान काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी अपनी जान लगा के इस प्रकार से पैदावार करता है, और जो मिडल मैन है, जो बीच का आदमी है, कार्टेल बना के वो सारी जो है बीच की कमाई खा जाता है। तो इससे ना सिर्फ कस्टमर्स को नुकसान होता है बल्कि फार्मर्स को भी नुकसान होता है। तो सरकार को सबसे पहले तो देखिए ये जो ड्रॉबैक है, ये जो लैकुना है इस पूरी चेन के अंदर में, जो हमारी फूड चेन है उसको दूर करना होगा सरकार को। और जो खेती को एक प्रकार से सस्टेनेबल एंटरप्राइज बनाना होगा लंबे समय के लिए, तो तभी इस पूरे सेक्टर में किसी प्रकार का डिसीजन लिया जा सकता है। अगला जो देखिए आर्टिकल है वो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया के फिलहाल के शासक है किम जोंग यून, ये हैं, और नॉर्थ कोरिया की पोजीशन यहाँ पे है। ये देखिए पहले ये पूरा कोरिया 1945 से पहले जब ये कोरिया के बीच में कोरियन पेनिनसुला में वार नहीं हुआ था तो जापान का यहाँ पे कब्जा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएस और जो एलायंस थे उन्होंने जापान को हरा दिया था। फिर कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक नॉर्थ कोरिया जो कि यूएसएसआर के कब्जे में आ गया था, और नीचे का पार्ट था साउथ कोरिया जो यूएसए के कब्जे में आ गया था। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है नॉर्थ कोरिया की, थोड़ी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी है, कहने के लिए है, लेकिन फिलहाल ये टोटलिटेरियन कंट्री है, एक ही परिवार के अंडर में ये रूल हो रहा है जो ये कंट्री है नॉर्थ कोरिया। और फिलहाल जो इनके शासक हैं ये, इनकी उम्र काफ़ी कम है, किम जोंग यून। काफ़ी एक प्रकार से इनकी जो अप्रोच है इस नॉर्थ कोरिया को गवर्न करने की, काफ़ी एक प्रकार से अजीबोगरीब अप्रोच है। वहाँ पे इंटरनेट नहीं है अभी, और काफ़ी दमन किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशंस होता है यहाँ पे। तो अभी एक प्रकार से युद्ध के बादल गहरा गए हैं यूएस के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में। किस कारण वो हम जानते हैं इस आर्टिकल से। देखिए नॉर्थ कोरिया लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करता जा रहा है। क्यों करता है नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट? क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया को डर लगता है यूएस से और वेस्टर्न कंट्रीज से। वेस्टर्न कंट्रीज की इंटरवेंशन हुई, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, लीबिया में भी वेस्टर्न इंटरवेंशन हुई, यूक्रेन में भी हुई रशिया की इंटरवेंशन। तो एक प्रकार से डर लगता है नॉर्थ कोरिया को। उनको लगता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर में भी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इंटरवेन कर सकती हैं, हमला कर सकती हैं। तो उनको लगता है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर नॉर्थ कोरिया के पास में होगी तो वेस्टर्न इंटरवेंशन नहीं होगी, इसीलिए वो बार बार न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण करना चाहते हैं। तो अभी इन्होंने देखिए, अभी नॉर्थ कोरिया जो है एक और न्यूक्लियर टेस्ट को प्लान कर रहा है, जो इनके दादा थे किम सेकंड संग, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। तो अभी यूएस ने अपना जो कार्ल विंसन है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। इसके अलावा यूएस ने यूएसएस मिशिगन को भी कोरियन वाटर्स में उतार दिया, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो बाद में नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी, अगर आप देखिए इस प्रकार से हथियार यहाँ पे लाओगे तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब ये है कि पहले से ये हमला कर सकते हैं, मतलब यूएस इन पे हमला करे उससे पहले ही ये नॉर्थ कोरिया पे हमला कर देंगे। फिलहाल यूएस पे ये हमला नहीं कर सकते, इनके पास में मिसाइल्स ऐसी नहीं है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है इनके पास में, लेकिन ऐसी मिसाइल्स नहीं है जो न्यूक्लियर पावर को ले जा सकें यूएस तक। सॉरी। अभी देखिए इन्होंने और भी ज़्यादा एग्रेशन दिखाया। नॉर्थ कोरिया ने एक लाइव फायर एक्सरसाइज करी, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इन्होंने एक प्रकार से एक्सरसाइज करी थी, जो अपने आप में फेल हो गई। वहाँ पे थोड़ी बहुत बेइज्जती भी इनकी हो गई। उसके बाद में देखिए बैकग्राउंड क्या है इस पूरे इश्यूज़ का। सॉरी, खांसी हो गई आज। देखिए अभी ट्रंप क्या कहते हैं, ट्रंप ने जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो कहते थे कि बराक ओबामा की जो पॉलिसी है वो नॉर्थ कोरिया को टैकल नहीं कर पाई, और जब वो चुने जाएंगे यानी जब वो ऑफिस संभालेंगे तो नॉर्थ कोरिया को वो एक प्रकार से रोकेंगे कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का निर्माण ना कर सके या फिर ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल्स वो ना बना सके जो कि यूएस तक आ सके। और अभी लेकिन देखिए थोड़ी बहुत एम्पैथी भी दिखा रहे हैं ट्रंप ने कुछ एम्पैथी दिखाई और उम्र के बारे में कहा कि किम जोंग यून की जो उम्र है वो काफ़ी कम है और कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट उनसे नहीं किया जा सकता। और इवन जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भी देखिए एक प्रकार से कहा कि नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो रूथलेस बेशक हैं लेकिन पागल नहीं है, क्रेजी नहीं है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है?
इन सब बातों का मतलब ये कि एक सिग्नलिंग है सॉरी यार, सॉरी। इन सब बातों का मतलब ये है कि एक सिग्नलिंग है कि वो नेगोशिएशंस के लिए इनवाइट करना चाहते हैं यूएस वाले नॉर्थ कोरिया को, तभी वो इस तरह की थोड़ी थोड़ी एम्पैथी भी दिखाई जा रही है। लेकिन आर्टिकल कहता है कि देखिए, ये इस प्रकार के जो सिग्नल्स दिए जाते हैं उसी को समझ में आते हैं जो समझदार हो। और दिक्कत तो यही है ना, नॉर्थ कोरिया के शासक समझदार नहीं है, बल्कि मिसकंसेप्शन हो सकती है इस तरह की स्टेटमेंट से। इस तरह यूएस तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अपने आप में इसलिए देता है ताकि एक बातचीत का हाथ बढ़ाया जा सके, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक को इस तरह की बातें समझ नहीं आएंगी। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, बैकग्राउंड कहता है कि 1992 में ही रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे और डर लगता था नॉर्थ कोरिया को, और तब से वो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने का प्रोग्राम जारी है। 1992 में एक अच्छा मूव हुआ, एक पॉजिटिव मूव हुआ, और उस समय यूएस ने अपने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हटा लिए थे कोरियन पेनिनसुला से, और एक टीम स्पिरिट जो एक्सरसाइज हो रही थी यूएस और साउथ कोरिया के बीच में, उसे भी रोक दिया था। लेकिन बाद में फिर से जारी कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया इस एक्सरसाइज को जो यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में होती थी 1993 में। और बाद में नॉर्थ कोरिया ने फिर से अपना न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम उसे स्टार्ट कर दिया और एनपीटी से वापस हटने का निर्णय लिया। एनपीटी ट्रीटी 1968 की ट्रीटी है, जिसमें ऐसा कहा गया था कि सिर्फ P5 जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज जैसे यूएस और जो यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये सारे 5 कंट्रीज हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता, कोई भी देश। तो 1993 में उन्होंने, नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी से हटने का फैसला लिया, और लेकिन बाद में फिर से बातचीत स्टार्ट हुई और नॉर्थ कोरिया ने अपना ये डिसीजन सस्पेंड कर दिया। बाद में एक डिसीजन हुआ 1994 का डिसीजन, आप याद रखिएगा। 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में। इस एग्रीमेंट में हुआ था कि नॉर्थ कोरिया ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको रोकने का फैसला किया था, और बदले में यूएस ने कहा था कि हम आपकी सहायता करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में, और आपको फूड एड भी देंगे, हम आपको फूड की सहायता भी देंगे। तो 6-7 साल तक तो ये एग्रीमेंट चलता रहा और शांति बनी रही। लेकिन जब जॉर्ज बुश चुन के आए तो जॉर्ज बुश ने फिर से इस डिसीजन को पलट दिया और उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ एविल करार दिया। एक्सिस ऑफ एविल में काफ़ी सारे कंट्रीज आते थे, जैसे सीरिया, इराक, और नॉर्थ कोरिया भी उसका एक पार्ट था एक्सिस ऑफ एविल का। तो डायरेक्ट बातचीत बंद हो गई। 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी निरस्त हो गया। नॉर्थ कोरिया ने फिर से एक प्रकार से अपना जो IAEA जो इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं निर्माण कर रहा है, उनको बाहर भगा दिया और कहा कि आप इस तरह की जांच नहीं कर सकते हमारे देश में। और फॉर्मली वो फिर से NPT से हट गए और फ्रेश क्राइसिस पैदा हो गए। तो इस क्राइसिस को रोकने के लिए चाइना और रशिया ने बातचीत स्टार्ट करी और 6 पार्टी टास्क शुरुआत हुई 2004 में। लेकिन देखिए 2005 के ज्वाइंट स्टेटमेंट से क्या हुआ कि एक प्रकार से स्कोप बढ़ गया। ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स, जो दूसरी वो चीज़ें थी वो भी बातचीत के दायरे में आ गई, लेकिन जो बातचीत थी वो कोलैप्स कर गई और यूएस ने फिर से सैंक्शंस लगा दी नॉर्थ कोरिया के ऊपर में 2006 में। और 2006 में ही नॉर्थ कोरिया ने अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद से देखिए 2006 के बाद से नॉर्थ कोरिया जो है अपना लगातार जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जारी रखा हुआ है। एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी भी बना ली है उन्होंने माउंट मुसान में। और न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं देखिए उन्होंने कंडक्ट किए 2013 में, और उसके बाद में भी 2 बार कंडक्ट किए। और उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए नॉर्थ कोरिया जो है उनके पास में इनफ फिसाइल मटेरियल है कि वो 10 से 15 तक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि 2019 तक वो एक ऐसी मिसाइल का निर्माण भी कर लेंगे जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में सक्षम हो पाएगा यूएस तक। अभी उनके पास में ऐसी मिसाइल नहीं है कि जो यूएस तक न्यूक्लियर वेपन्स को दाग सके। और अभी देखिए बात है कि ट्रंप की जो रेड लाइन है वो एक प्रकार से फिर से ये है कि नॉर्थ कोरिया को सारे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक प्रकार से फ्रीज करना होगा। और जोंग यून जो है वो अनकन्विंस्ड हैं, उनको डर लगता है, उनको गारंटी चाहिए कि उनके लिए देखिए एक प्रकार से सर्वाइवल थ्रेट है। उनको यूँ लगता है कि यूएस अगर अटैक कर देगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बार बार न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण करते हैं। उनको लगता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो यूएस को भी डर लगेगा, और वो जैसे यूएस ने अटैक किया इराक के ऊपर, लीबिया के ऊपर, उस तरह का अटैक यूएस नहीं कर सकेगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर में। यूएस की क्या स्ट्रेटजी रहती है? यूएस की स्ट्रेटजी देखिए फेल कर जाती है। यूएस हर बार जब भी नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करता है तो यूएस सैंक्शंस लगा देता है, और चाइना जो है उस सैंक्शंस को डाइल्यूट कर देता है। यूएस इस प्रकार के सैंक्शंस लगाता है कि कोई भी देश जो है नॉर्थ कोरिया से व्यापार नहीं करेगा। लेकिन चाइना देखिए, चाइना अगर व्यापार करेगा तो चाइना तो कई सारे कंट्रीज के बराबर है। चाइना उनसे इंपोर्ट भी कर लेता है, नॉर्थ कोरिया से एक्सपोर्ट भी कर देता है, जो जरूरत की आवश्यकता चीज़ें हैं वो नॉर्थ कोरिया को दे देता है। इसलिए किसी प्रकार का सैंक्शंस का फर्क पड़ता नहीं है नॉर्थ कोरिया के ऊपर में। और बार बार बातचीत होती है, डिफेंस टाइज को बढ़ाने की बात होती है जापान और साउथ कोरिया के साथ में यूएस की, और कई तरह की बात होती है। बार बार ये साइकिल चलता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बार बार वो न्यूक्लियर मिसाइल्स पे टेस्ट करते हैं। और चाइना की क्या स्ट्रेटजी रहती है?
चाइना की देखिए, चाइना तो बार बार पनाह देता है। चाइना चाहता नहीं कि जो नॉर्थ कोरिया है वो इनस्टेबल हो जाए वहां पे, या फिर किसी तरह के क्राइसिस आ जाए, क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया अगर फेल हो गया तो रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा, सारे जो रिफ्यूजीज हैं वो चाइना में भाग के आ जाएंगे, और जो चाइना ये कतई नहीं चाहता। लेकिन पिछले कुछ दिनों कुछ बदलाव देखने को मिला चाइना की पॉलिसी में। चाइना नाराज था जो फिलहाल नॉर्थ कोरिया के शासक हैं उनसे, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल लोगों को मार दिया नॉर्थ कोरिया के शासक ने। उनमें से एक हैं, उन्होंने अपने हाफ ब्रदर जिनका नाम है किम जोंग नाम, उनको एक केमिकल एजेंट की सहायता से मारा मलेशिया के अंदर में, जिससे चाइना नाखुश था। और चाइना देखिए, चाइना ने क्या किया, कोयल का जो इंपोर्ट है वो रोक दिया, और जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में उनको भी रोक दिया, लेकिन थोड़े ही दिनों के लिए। और चाइना ने फिर से ये दोनों चीजें हैं वो फिर से स्टार्ट कर दी, यानी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी फिर से स्टार्ट हो गई और कोल का जो इंपोर्ट है वो भी फिर से स्टार्ट हो गया। नॉर्थ कोरिया देखिए चाइना को भी नहीं छोड़ता। नॉर्थ कोरिया चाइना पे आरोप लगाता कि आप यूएस के हाथों में खेल रहे हो, और चाइना वही बात, सेम बात है कि चाइना नहीं चाहता कि कोलैप्स हो जाए नॉर्थ कोरिया को जो ये देश है, क्योंकि दिक्कत चाइना को ही होगी बात से। चाइना को एक इस बात से डर लगता है कि देखिए अगर नॉर्थ कोरिया के शासक जो हैं वो थोड़ा अजीबोगरीब हैं, तो यूएस के जो शासक है वो भी कम अजीबोगरीब नहीं है। चाइना को इस बात का भी डर लगता है कि ट्रंप एक प्रकार से यूनिलेटरल एक्शन ना ले ले नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में, इससे जो टेंशन हैं वो और ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी वहां पे। अभी थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया है यूएस ने इस पूरे कोरियन पेनिनसुला में, इस बात को लेकर भी चाइना में एक प्रकार से टेंशन्स हैं और उनको चिंता है इस बात की। लेकिन वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि साउथ कोरिया में अभी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहां पे एक मॉडरेट प्रेसिडेंट चुन के आएंगे, और वो जो डिसीजन है थर्ड को इंस्टॉल करने का, यानी जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट करने का, इस डिसीजन को वापस लिया जाएगा और टेंशन्स कम हो जाएंगी। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए जो शी जिनपिंग है उनका ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से ये होना चाहिए, वो ये चाहते हैं कि ट्रंप को किसी प्रकार से समझा लिया जाए कि देखिए सैंक्शंस लगाना एक ऑप्शन नहीं है, ना ही मिलिट्री स्ट्राइक्स एक ऑप्शन है। ऑप्शन सिर्फ है तो बातचीत, डायलॉग एक ऑप्शन है। और सेकंड, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला, यानी कोरियन पेनिनसुला को डी न्यूक्लियराइज जो यूएस करना चाहता है वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी जो नॉर्थ कोरिया के शासक जोंग यून नहीं मानेंगे किसी प्रकार से कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो उनकी अभी जो उन्होंने तकनीक विकसित कर ली है उसको वो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करें, लेकिन कम से कम ये हो सकता है कि जो अभी का उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उस पर ये फ्रीज लगा दें, ये कर सकते हैं। और उसके लिए यूएस को भी कदम उठाने होंगे, उनको एश्योरेंस देना होगा नॉर्थ कोरिया को कि हम किसी प्रकार का अटैक आपके ऊपर नहीं करेंगे, और तभी जाके जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं, और इसके लिए जापान को के साथ में भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए नक्सलिज्म से लेकर है। नक्सलियों ने अटैक किया हमारे सीआरपीएफ जवान पे और 25 जवान शहीद हो गए सुकमा में, तो उसी पर ये कुछ पॉइंट्स दे रहे थे किस प्रकार से निपटा जाए। सबसे पहले तो देखिए कहते हैं कि इस अटैक ने हाईलाइट किया कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो प्रॉब्लम है जिसे सरकार पिछले कुछ महीनों से कह रही थी कि कम हो गई है, वो कम नहीं हुई है। और काफ़ी तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं इस प्रकार के अटैक से कि क्या जवानों की प्रिपरेशन थी, क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, क्या प्रॉपर हथियार उनको दिए गए थे। और काफ़ी बार देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी हैवी कैजुअलिटीज़ होती हैं। 2010 में भी हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे नक्सली अटैक में। और ये कहते हैं कि देखिए कोई क्लियर अप्रोच रहती नहीं नक्सलियों से लड़ने की, और अपर हैंड नहीं मिल पाया है अभी तक फोर्सेस को। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है स्टेट पुलिस की, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते। और नक्सली जो हैं वो काफ़ी स्टेट्स में फैले गए हैं, तो काफ़ी बार कोऑर्डिनेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पाता, ना सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस के बीच में बल्कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी। तो एक यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है नक्सलियों से लड़ने के लिए। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए काफ़ी साल हो गए और एक सीआरपीएफ सोल्जर्स को अभी भेजा जाता है, लेकिन इतने दशकों के बावजूद इस प्रॉब्लम से अभी तक निपटा नहीं जा सका है। और काफ़ी जो ट्रेनिंग है वो अपर्याप्त रहती है, बस उनको यूनिफॉर्म देके लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स ये भी इनको नहीं दिए जाते जो किसी प्रकार के एम्बस यानी किसी प्रकार के हमले को सहन कर पाने में सक्षम है। ये जो व्हीकल्स हैं माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स जो कि नहीं दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी अच्छी नहीं हो पाती, और जब होती है अच्छी इंटेलिजेंस होती है उसको भी एक प्रकार से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता। और सिक्योरिटी जो रिस्पॉन्स है वो एक प्रकार से स्टेट पुलिस जो है वो सिर्फ सीआरपीएफ पे डिपेंड हो गई है। देखिए काफ़ी तरह की बातें हैं, काफ़ी तरह के आर्टिकल्स आए थे, हमने ये भी डिस्कस किया था। जो सीआरपीएफ हैं उनकी बजाय अगर बीएसएफ को या फिर आईटीबीपी को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि जो सीआरपीएफ हों एक प्रकार से वो अटैक करने की उनकी जो अप्रोच है वो नहीं रहती, वो एक प्रकार से डिफेंसिव उनकी अप्रोच रहती है, जबकि बीएसएफ जो है उनकी अप्रोच अटैक करने वाली भी होती है। इसीलिए बीएसएफ को डिप्लॉय किया जाना चाहिए वहाँ पे इस इलाके में। ये भी कई पॉइंट्स दिए गए थे, कुछ आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस करे थे वहाँ से हमें ये मिले थे। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए ग्रे हाउंड्स स्पेशल, आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड्स स्पेशल कमांडो का निर्माण, ये फोर्स का निर्माण किया गया था जिसमें 2000 के आसपास कमांडो थे।
तो ये देखिए, ये जो ग्रे हाउंड्स स्पेशल फोर्स थी, ये 15-20 या 15 से 25 कमांडो के गुट में ये घूमते थे जंगलों में, और इन्होंने काफ़ी सफाया कर दिया था, काफ़ी हद तक आंध्र प्रदेश से नक्सलिज्म को भगा दिया था इन्होंने। और अभी एक प्रपोजल था कि इसी तरह की ग्रे हाउंड्स स्पेशल फोर्स का निर्माण किया जाए, लेकिन अभी तक होम मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को पास नहीं किया गया है। और उसके बाद में आता है कि देखिए, टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाना चाहिए सर्विलेंस के लिए और पेट्रोलिंग के लिए, ताकि इस प्रकार से एम्बुसेस यानी इस प्रकार से हमलों से बचा जा सके। और देखिए, ये जो हमले बार बार होते हैं, इससे जो सीआरपीएफ को भी, लीडरशिप को सोचना चाहिए कि जो पूरी इनकी टैक्टिक्स हैं, पूरी स्ट्रेटजी है, उसको रीइवैल्यूएट किया जाए और नई दिशा से, नए ढंग से उनको सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग दी जाए और उनको हथियार दिए जाएं। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए, होम मिनिस्ट्री भी अपने आप में एक प्रकार से जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है, और इसके लिए एक अलग से इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का निर्माण होना चाहिए, जिसका पूरा फोकस यही होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको किस प्रकार से एड्रेस किया जाए। यह आर्टिकल था। आगे देखिए, एक जो आर्टिकल है वो फाली नरीवन के द्वारा लिखा गया था, के मैथ्यू के द्वारा। के मैथ्यू के ऊपर में वो आर्टिकल है। 40 साल हो गए और उन्होंने देखिए 2 जजमेंट दी थी। एक जजमेंट थी उनकी केशवानंद भारती केस पे। केशवानंद भारती केस क्या था? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं से आता है हमारा, केशवानंद भारती केस से। जब से हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो एक डिबेट चल रही थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। तो काफ़ी तरह के वर्डिक्ट सामने आए। चंपाई दुराई राजन का केस था, गोलकनाथ का केस था 1967 में, जिन्होंने कहा कि देखिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। और बाद में केशवानंद भारती में यह हुआ था कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है डीपीएसपी के लिए, लेकिन इसके लिए आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, लेकिन काफ़ी तरह के डिसीजन से साफ हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, सेकुलरिज्म का मॉडल हो गया, फेडरलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में। और उसके बाद में एक और जो डिसीजन था उनका, राजनारायण केस का इंपॉर्टेंट था। देखिए, राजनारायण केस क्या था? 1975 का एक केस था राजनारायण केस। इसमें क्या था, इंदिरा गांधी ने एक 1939 अमेंडमेंट पास की थी। उनको देखिए, उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था, और इस पे एक प्रकार से खतरा पैदा हो गया था कि वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप गंवा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक अमेंडमेंट पास की जिसको कहते हैं 39 अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर के किसी भी फैसले पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बाद में ये केस आया था, राजनारायण केस, जिसमें जुडिशरी ने फिर से कहा था कि देखिए, जुडिशरी पावर है, और केशवानंद भारती में साफ साफ लिखा है कि जुडिशरी रिव्यू की पावर है। आप इसी तरह की कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं कर सकते जिसमें आप जुडिशरी को वंचित कर सकें कि वो इस तरह के फैसलों पर अपना निर्णय ना ले सकें। तो ये 2-3 केस थे जिसके बारे में लिखा गया है। कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है इन आर्टिकल्स के बारे में। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।